नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और हम कर रहे हैं रीट सीटेट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले हिंदी के प्रश्नों का हल। और ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा जिसमें हिंदी विषय लगता है और जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो या नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स। तो अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अतिरिक्त जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। ऑप्शन बी सर्वनाम मुझे एक प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 62। स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी करनी पार उतरनी, अपना रख पराया चख, एक पंथ दो काज। तो अपना रखना और दूसरों का चखना, अपना रख पराया चख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। माथो मूंडणो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है। अन्याय सहन करनो, बात नहीं माननी, घणो राजी होवणो, मूर्ख बनाए रह ठगड़ो। तो देखिए, माथो मुंडनो का अर्थ होता है सिर मुंडना। सिर मुंडना अर्थात दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तो मूर्ख बनाकर लोगों को ठगना, माथो मुंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। देवगंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है संबंध, करण, अपादान, संप्रदान। तो देखिए, जहाँ से उद्भव होता है उस उद्गम स्थल में पंचमी विभक्ति होकर अपादान कारक होता है। तो यहाँ हिमालय से गंगा निकल रही है, इस कारण से हिमालय में अपादान कारक हुआ है। प्रश्न संख्या 65। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से है। ये जो बिंदु लगे हुए हैं ये सूचक चिन्ह बताए हैं, डॉट डॉट डॉट, ये जो एरो बना हुआ है और इधर बराबर इक्वल का निशान। तो यदि हम किसी की तुलना करते हैं तो उसको बराबरी अर्थात बराबर रखना। शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, तो शिक्षित का अर्थ होता है पढ़ा लिखा होना, तो ये तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन सी। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, खेल का मैदान, बाग का माली, बच्चों की पाठशाला। तो ये हो जाता है किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बाग। किंडर का अर्थ होता है बच्चा और गार्टन का अर्थ होता है बाग। और फ्रॉबेल महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया है, इसे किंडरगार्टन पद्धति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67। डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक है वाइगोस्की, स्किनर, जीन पियाजे, पार्कहर्स्ट। तो हेलेना पार्कहर्स्ट मैडम जो है वो डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक है, क्योंकि इन्होंने डाल्टन नामक शहर में इस प्रणाली का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका नाम डाल्टन प्रणाली रखा गया। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण है अनुलेख, श्रुतिलेख, कहानी सुनना और सुनाना और प्रतिलेख। तो कहानी सुनाना और सुनना मौखिक भाषा कौशल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। बोलना कौशल में कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग, समाचार पत्र पढ़ना और केवल गाना सुनाना। तो बोलने के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता आती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है क्लिष्ट भाषा, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना, सरस शब्दावली, तत्सम प्रधान भाषा। तो सरल और सरस शब्दावली जिसके अंतर्गत होती है वो पाठ्यपुस्तक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रश्न संख्या 71। विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है लैब मैन्यूल, प्रायोगिक पुस्तिका, संदर्भ पाठ्यपुस्तक, भृत्य। तो ये जो प्रश्न संख्या 71 है वो बोनस में गया था, इसका कोई भी उत्तर स्वीकार नहीं किया गया था। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है चित्र विस्तारक यंत्र, चित्रदर्शन, लघु गणक सारणी, ग्रामोफोन। तो प्रश्न संख्या 72 में हो जाएगा लघु गणक सारणी मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 73। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है विद्यार्थी का केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, विद्यार्थी में सत्र पर्यंत भय बना रहता है, विद्यार्थी में अस्वाभाविक विकास होता है। तो यदि मापन और मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो क्या होता है, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है यहाँ पर 73 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं। अगर समय समय पर एक समय अंतराल में और निश्चित मात्रा में मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थी अधिगम में लगे रहते हैं। प्रश्न संख्या 74। भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है
यदि हम भाषा का प्रश्न पत्र बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हो, निबंधात्मक प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो। तो व्यवहारिक सा प्रश्न है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जिसमें ज्ञान अवबोध और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न हो, वही प्रश्न पत्र उत्तम माना जाता है। प्रश्न संख्या 75, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है? ए, अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हेतु, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, कक्षा में स्पर्धा भावना विकास हेतु, विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी हेतु। तो देखिए, अधिगम समस्या की जानकारी हेतु जो शिक्षण किया जाता है वो तो होता है निदानात्मक शिक्षण, लेकिन उस निदान का उपचार करना अर्थात उस अधिगम कठिनाई को दूर करना कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 75 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ अगर निदानात्मक होता तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ उपचारात्मक शिक्षण पूछा है तो उसे अधिगम कठिनाई को दूर करने हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 76 से 85 तक के उत्तर दीजिए गद्यांश के आधार पर। सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि से काम लेता है और परिश्रम, ईमानदारी तथा विवेक से काम करता है। वह सभी का सम्मान करता है और बड़ों के प्रति अप्रिय शब्द नहीं बोलता, सभी से नम्रता और उदारता का व्यवहार करता है। यही सुमति के गुण है। जहाँ सुमति नहीं रहती वहाँ दंभ, अहंकार, क्रोध और अधीरता के दुर्गुणों का साम्राज्य रहता है। सुमति के न रहने से तो कुमति आती है। सुमतिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है और उनका कोई आदर और सम्मान भी नहीं करता। इसी कारण ऐसे लोग विपत्तियों तथा कष्टों से घिरे रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में कहा है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। प्रश्न संख्या 76, उच्चारण स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म, उ। तो इसका स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? तालव्य, ओष्ठ, कंठ, दंत्य। तो देखिए, पूछना उसे उच्चारण स्थान ही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो कहलाते हैं ओष्ठ कहलाते हैं। आप देखिए, अगर इसको बोलेंगे ना प, फ, ब, भ, म, उ, तो आपके जो होठ हैं उनमें आभास होगा आपको कि उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, उनके माध्यम से ये अक्षर बोले जा रहे हैं। तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 77, काम का तत्सम रूप है। तत्सम मतलब उसके समान, उसके किसके? संस्कृत के समान। तो जिस संस्कृत में जो रूप एज इट इज़ उसी प्रकार से बिना रूप परिवर्तित किए परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयोग होते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, अन्यथा वो तद्भव कहते हैं। जैसे ये काम तो हो गया तद्भव शब्द, लेकिन अब इसका तत्सम क्या होगा? क्रम, कम, कर्म, काज। तो प्रश्न संख्या 77 में इसका हो जाएगा कर्म, काम। प्रश्न संख्या 78, उदार, उद्धार युग्म का सही अर्थ है। तटस्थ या वीतराग, बी दार्शनिक, निष्पक्ष, सी मुक्त हृदय, त्राण और डी मोक्ष, बचाव। तो उदार और उद्धार दोनों का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। मुक्त हृदय, उदार यानी उदार हृदय वाला, और उद्धार यानी त्राण, मुक्ति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही अर्थ युग्म माना जाएगा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। अप्रिय, अधीर, बी अवगत, अवगम, सी अनुज, अनुग्रह, डी अनुरूप, अवतार। तो प्रश्न संख्या 79 में जो उत्तर होगा वो होगा अप्रिय और अधीर। प्रिय शब्द है, अ उपसर्ग है, धीर शब्द है और अ उपसर्ग है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। प्रश्न संख्या 80, जीवन शब्द में प्रत्यय है। वन, अत, अन, न। तो जीवन में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, यहाँ पर जीव शब्द है और न प्रत्यय है, तो जीवन शब्द बना। प्रश्न संख्या 81, व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है। अव्यवी, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो व्यवहार में कौन सा समास है? अव्यवी भाव समास है। यहाँ पर वी उपसर्ग है इसके अंतर्गत।
अगर ऐसा देखिए ऐसा कोई शब्द आता है जिसमें समास पूछा है, संधि पूछे, तो आप उसको उसका विश्लेषण करा कीजिए कि उसमें अगर संधि है तो क्यों है, अगर उसमें अव्ययी भाव समास हुआ तो किस कारण से हुआ है। जब इस तरह से आप व्याकरणात्मक उस पर थोड़ी सी उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आपको इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। और आप ये बात मान के चलिए कि जो परीक्षक प्रश्न पत्र बना रहा है उसका उद्देश्य आपको सफल करना नहीं है, आपको किस स्तर तक आप वो उसमें असफल कर सके वो उसका प्रयास करता है। तो उदाहरण भी ऐसे चलते हैं जिनमें द्वंद्व की स्थिति होती है, जिनको पता होता है कि बच्चे कहाँ जाकर किस पॉइंट में वो अटैक करते हैं और अटक जाते हैं किस पॉइंट पे, और कहाँ उनको जो चीज़ें उनको पढ़नी चाहिए उनको वो स्किप करते हुए पढ़ते हैं। तो प्रश्न पत्र निर्माता प्रश्न बनाते समय उन चीज़ों को ही कैच करता है जो बच्चे छोड़ते हैं, इसलिए आपको उस पॉइंट को पकड़ना है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। इससे अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको कम समय में आप अधिक से अधिक गेन कर पाएंगे। तो अधिक समय खराब नहीं करूँगी आपका। प्रश्न संख्या 82, संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 82 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंजन संधि। तो देखिए संपत्ति शब्द में संधि है तो अब क्यों हुई है और कौन सी संधि हुई है ये आप स्वयं करके देखिए। निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम से सही है। सफल, कठिन, काम, सभी, सुमति, अहंकार, सी ईमानदारी, नम्रता, विपत्ति, डी आदर, उदारता, अप्रिय। प्रश्न संख्या 83 में ऑप्शन हो ई ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति ये शब्दकोश क्रम में सही है। प्रश्न संख्या 83 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि का मानक रूप है। सुमति, दंभ, सदैव, अधीर। तो देखिए कौन सा शब्द दिया हुआ है वो वर्तनी लेखन की दृष्टि से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ये दंभ लिखा हुआ है ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण कौन सा है? नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। कोई सज्जन घर आए हैं। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है। तो देखिए जिसमें निश्चित परिणामवाचक विशेषण है कौन सा है, देखिए ऑप्शन बी, मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। तो 5 किलोग्राम एक निश्चित मात्रा हुई ना तो 5 किलो से कम ना 5 किलो से ज़्यादा, एक निश्चित मात्रा में चाहिए, 5 किलो ही चाहिए। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 86 से 90 तक के उत्तर पद्यांश के आधार पर देने हैं। तो पहले पद्यांश देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जागे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने ली वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। तो ये पद्यांश है और इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 86, उषा ने हंस अभिनंदन किया, पंक्ति से अभिप्राय है। धरती के प्राणों में उन्माद से, बी प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, सी वसंत के रूप सौंदर्य से और डी ईश्वर की प्रार्थना से। प्रश्न संख्या 86 ऑप्शन बी, ईश्वर की प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से उषा ने हंस अभिनंदन किया, इस पंक्ति जो पंक्ति दी हुई है इसका अभिप्राय है, इसका अर्थ है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो किसमें रूपक अलंकार है? हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार दे, जागे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, सी कमल कोमल कर में सप्रीत और डी नाव पर झेल प्रलय का शीत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल कोमल कर में सप्रीत, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार है। उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष, अनुप्रास। प्रश्न संख्या 88 में उत्तर हो जाएगा बीज रूप से सृष्टि, बी ऑप्शन उपमा अलंकार है। विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आशय है।
भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से, श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश से, नायिका के रूप सौंदर्य से, और डी भारत की अत्यंत कोमलता से। प्रश्न संख्या 89 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से। प्रश्न संख्या 90, जो कि हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया है। चिंता, आशा, लज्जा, आनंद। तो यहाँ पर आनंद को उद्भुत किया है इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने। तो देखिए ये 30 प्रश्न थे जिनका हमने हल कर दिया। तो इन प्रश्नों का जैसे हमने हल कर लिया 30 प्रश्न, इसी प्रकार से थोड़े थोड़े प्रश्न करके हम लगभग सभी पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर उच्चारणगत या कोई त्रुटि हुई है मुझसे उत्तर बताने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे सूचित कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आपके सजेशंस को अपने वीडियो में शामिल कर सकूँ। माँ भारती आप सबको सफल करें। जय भारत, जय हिंद।